300 296 ली रोंगक्सू का अनुरोध। कमरे में वांग टेन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके पास ढेर सारे स्क्रॉल और एक रून विरासत पत्थर रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि ली रोंगक्सू ने अपने पिता को मारक खोजने में मदद करने के लिए बहुत प्रयास किया है, वांग टेन ने अंदर मौजूद जानकारी को देखकर कहा। ईमानदारी से बताए, लॉर्ड यांग के पास कौन सा जहर है? इसका इलाज इतना मुश्किल क्यों है? हालांकि वांग टेन ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसके पास जो जानकारी थी उससे ये बताना मुश्किल नहीं था कि जहर असाधारण था। उसने सारी जानकारी देखी। जल्द ही एक पीले रंग के जानवर की खाल से बने स्क्रॉल ने उसका ध्यान खींचा। चंद्र ग्रहण विश्वास्त, यही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने स्क्रॉल पर लिखे शब्दों को देखा। वह इतना भ्रमित और निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी आने लगी। शीर्षक तो सार्वभौमिक चरित्र में लिखा गया था, लेकिन विषय वस्तु प्राचीन लेखन में लिखी गई थी जिसे वह समझ नहीं सका। वांग टेन को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके दिमाग में ली रोंगक्सू का चेहरा आया। वह अब घर पर हंस रही होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैसी संकीर्ण सोच वाली महिला है। ली रोंगक्सू ने इस अंत का अनुमान लगा लिया होगा। फिर भी उसे यह बता दिया। वह पहले की गलती का बदला ले रही होगी। वांग टेन ने सामग्री को पलटा और पाया कि वह अधिकांश सामग्री को समझ नहीं पाया। उसने शब्दों को चुना और एक मोटा अनुमान लगाया। कम से कम 4 प्रकार की प्राचीन भाषाएं थीं, लेकिन वह एक भी नहीं जानता था। इस बारे में सोचने के बाद उसके पास एकमात्र विकल्प था कि वह वापस जाए और ली रोंगक्सू को ढूंढे। उसके पास अनुवादित संस्करण अवश्य होगा। वह महिला वाकई बहुत गणनाशील है। उसने मुझे मूल संस्करण दिया और अनुवादित संस्करण छिपा दिया। अगर मैं उससे सवाल भी करूं तो वह सीधे इनकार कर सकती है। वांग टेन ने एक पल सोचा और समझ गया कि क्या हुआ था। वह क्रोधित था, लेकिन उसने निराशा से आह भरी। उसे हार माननी पड़ी। इतनी सारी सामग्रियों का अनुवाद करना आसान काम नहीं था। शून्य से शुरू करने में उसे बहुत समय खर्च करना पड़ता। यह इसके लायक नहीं था। ली रोंगक्सू से अनुवादित संस्करण प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प था। वांग टेन बाहर गया। उसने चारों ओर पूछताछ की और लॉर्ड यांग निवास की ओर चल दिया। लॉर्ड यांग निवास यांग शहर में सबसे प्रभावशाली स्थान था। ये शहर के बीच में स्थित था और आकार में बहुत बड़ा था, जिसमें मंडप और मीनारें परिदृश्य को दर्शाती थीं। यह एक पहाड़ और एक नदी के किनारे बनाया गया था, जो मनोरम दृश्य प्रदान करता था। ये हवेलियों में से एक हवेली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह को बनाने के लिए कितने लोगों और संसाधनों का इस्तेमाल किया गया होगा। वांग टेन को प्रवेश द्वार पर गार्डों ने रोक दिया। मैं आपकी राजकुमारी को जानता हूँ, कृपया उसे सूचित करें, वांग टेन ने कहा। गार्ड ने उत्सुकता से वांग टेन को देखा। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, यहाँ रुको, मैं राजकुमारी को तुम्हारे आने की सूचना दूंगा। उनमें से एक व्यक्ति बगल के दरवाजे से विशाल हवेली में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद वह एक अन्य व्यक्ति के साथ बाहर आया। ये वह सुंदर युवती थी जो वांग टेन के लिए सामग्री लेकर आई थी। मेरे पीछे आओ। युवती को पता था कि वह आएगा। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। फिर वह रास्ता दिखाती हुई घर में दाखिल हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन उसके पीछे पीछे लॉर्ड यांग निवास में चला गया। अंदर की वास्तुकला में प्राचीनता का एहसास था और शैली विशेष थी। वे कुछ देर तक चले और कई मोड़ लिए। वे गलियारों से गुजरे, छोटे बगीचों से गुजरे और अंत में एक अलग प्रांगण में पहुंचे। वांग टेन ने ली रोंगक्सू को फिर से देखा। हम फिर से मिले। मुझे लगा कि तुम मुझे फिर से नहीं देखना चाहोगे, तुम्हें पता है। फिर भी अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम मुझे खोजने आ गए। ली रोंगक्सू एक लोमड़ी की तरह चमककर मुस्कुराए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढने आया हूँ। वांग टेन ने ठंडी मुस्कान दी। वह बिना किसी दिखावे के आंगन में एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। पत्थर की मेज पर पेस्ट्री और चाय रखी हुई थी। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाए और फिर पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। ली रोंगक्सू को इसकी परवाह नहीं थी। उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभिनय करो, अभिनय जारी रखो। वांग टेन का चेहरा तिरस्कार से भर गया। जब उस सुंदर युवती ने उन दोनों को पहेलियों में बात करते देखा, तो वह मुस्कुराए और एक तरफ हट गई। कुछ देर तक तो दोनों में से कोई भी नहीं बोला। वे दोनों ही दूसरे पक्ष के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे।
जो पहले मुंह खोलेगा वह नुकसान में रहेगा। वांग टेन पेस्ट्री खाते और चाय पीते समय शांत रहे। वे आंगन में नजारे को निहारते हुए शांत दिखाई दिए। ली रोंगक्सू को अपने मुंह के किनारे हिलते हुए महसूस हुआ। यह आदमी बहुत मोटी चमड़ी वाला था। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह अपना मुंह खोलेगा। वह इंतजार कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। ली रोंगक्सू ने अपने दिल में आह भरी। फिर उसने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम एक और सौदा कर लें। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई टिप्पणी नहीं, वांग टेंग ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, ली रोंगक्सू ने कड़वी मुस्कान के साथ समझाया। तुमने जो कहा वह बहुत मजेदार है। तुम ज्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं करते। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो? वांग टेंग ने मजाक उड़ाया। मुझे तुम पर भरोसा है, ली रोंगक्सू ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वांग टेंग दंग रह गया। उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हें पैसे से प्यार है और तुम थोड़े कंजूस हो, लेकिन एक बार जब तुम कोई सौदा कर लेते हो तो तुम उसे ठीक से पूरा करते हो। हमने पहले भी सहयोग किया है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है, ली रोंगक्सू ने कहा। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह उसके द्वारा उसके बारे में किए गए आकलन से सहमत या इनकार नहीं कर रहा था। उसने बस इतना कहा, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। यह अनुवादित संस्करण है। उसके हाथ की एक लहर के साथ कुछ स्क्रॉल मेज पर दिखाई दिए। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। चाहे तुम मेरी मदद करो या नहीं, तुम ये अनुवादित संस्करण ले सकते हो। बेशक, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे लॉर्ड यांग निवास की दोस्ती हासिल करोगे। वांग टेंग ने अनुवादित स्क्रॉल को अपने स्पेस रिंग में रखने से पहले पलट कर देखा। उसने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ली रोंगक्सू की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम याओ परिवार से पर्पल कोर हर्ब चुराने में मेरी मदद करो। बैंगनी कोर जड़ी बूटी चुराना। वांग टेंग चकित था। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक रास्ता है? मैं याओ परिवार पर दबाव डालना चाहता था कि वे पर्पल कोर हर्ब को सौंप दें, लेकिन याओ परिवार का मुखिया हाल ही में अपने सबसे छोटे बेटे की मौत के कारण थोड़ा उदास हो गया है। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बातों को घुमाता रहा। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पास पर्पल कोर हर्ब है, इसलिए मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, ली रोंगक्सू ने असहाय होकर कहा। चूंकि मैंने उसे पहले ही सचेत कर दिया है, इसलिए मैं उसे अन्य तरीकों का उपयोग करके पर्पल कोर हर्ब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। परिवार के मुखिया का सबसे छोटा बेटा मर गया है। वांग टेंग ने शांति से पूछा। ली रोंगक्सू को यह अजीब लगा कि वांग टेंग ने पूरी व्याख्या में से इस हिस्से पर ध्यान दिया। हालांकि उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैंने सुना है कि जब वह एक दिन बाहर गया था तो उसे पृथ्वी के मार्शल योद्धाओं ने मार डाला था। परिवार का मुखिया बदला लेने के लिए पागलों की तरह घूम रहा है। हाँ, वांग टेंग अजीब तरह से हंसा। यह उसकी तरह लग रहा था। उसने न केवल उस आदमी के सबसे छोटे बेटे को मार डाला, बल्कि उसने उसके सबसे बड़े बेटे को भी मार डाला। ये बहुत बड़ी दुश्मनी थी। अपनी क्षमता के साथ आपके पास याओ परिवार से बैंगनी कोर जड़ी बूटी चुराने का एक उच्च मौका होगा। मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूँ। यदि आप किसी भी खतरे का सामना करते हैं तो आप एक संकेत जारी कर सकते हैं और मैं आपको बचाने के लिए लोगों को भेजूंगा। मैं आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगा, ली रोंगक्सू ने कहा। तुम्हारे विचार अच्छे हैं। वांग टेंग ने उठकर हाथ हिलाया। पेस्ट्री के लिए धन्यवाद, मैं अब चलता हूँ। ली रोंगक्सू की नजरें धुंधली हो गईं जब उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जाते हुए देखा। राजकुमारी, वह सुंदर नौकरानी ने भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ी। इसे भूल जाओ, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो हम दूसरे लोगों को भेज देंगे, ली रोंगक्सू ने असहाय होकर कहा। एक दुखद अतीत। लॉर्ड यांग निवास से बाहर निकलने के बाद वांग टेंग ने मुड़कर अपना सिर हिलाया। ली रोंगक्सू ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। अगर उसने सीधे तौर पर उसके साथ सौदा किया होता तो अगर इनाम उचित होता तो वांग टेंग सहमत हो सकता था। उसे याओ परिवार से द्वेष था। अब वह अंधेरे में था, इसलिए उसे उन्हें थोड़ा और कष्ट सहने देने में कोई आपत्ति नहीं थी।
लेकिन ली रोंगक्स्यू ने सोचा कि वह अपने तरीकों से लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम थी और अंत में उसने खुद को मूर्ख बना लिया। अगर वांग टेंग एक साधारण नौजवान होता तो वह उसके प्रति आभारी होता और इस बार उसकी मदद करने का फैसला करता। दुर्भाग्य से वह इतना भोला नहीं था, वह किसी को भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देता। इस बारे में बात करते हुए याओ परिवार उसके दिल पर एक चट्टान की तरह भारी पड़ रहा था। हालांकि यह छोटा था लेकिन इसने उसे असहज कर दिया। भले ही याओ यू को ली रोंगक्सू ने मार डाला था, फिर भी वह उसका साथी था। सभी सबूत नष्ट करने के बावजूद याओ परिवार को समय बीतने के साथ कुछ पता चल गया। क्या उसे याओ परिवार का सफाया कर देना चाहिए या नहीं? वांग टेंग ने रून सोसाइटी के पीछे के बगीचे में वापस जाते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और चंद्रग्रहण विश्व शास्त्र का अनुवादित संस्करण निकाला। उसे इस बात का डर नहीं था कि ली रोंगक्सू उसे धोखा देगी। अगर उसने सच में ऐसा किया तो वे कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। अपनी शैली के आधार पर वह ऐसा नहीं करेगी। साथ ही वह भोला नहीं होगा और यह विश्वास नहीं करेगा कि यह चंद्रग्रहण विश्व शास्त्र पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि वह जानता था कि एक बार जब वह चंद्रग्रहण विश्व शास्त्र की साधना कर लेगा तो यह उसके गुण पैनल पर दिखाई देगा। उस समय उसे पता चल जाएगा कि इसमें कोई समस्या है या नहीं। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था। आधे घंटे बाद वांग टेंग ने चंद्रग्रहण विश्व शास्त्र को बंद कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी और उसके होठों के कोने पर बेकाबू मुस्कान आ गई। यह एक पृथ्वी श्रेणी निम्न श्रेणी बल कौशल शास्त्र है। क्या लाभ है? पृथ्वी रैंक कौशल शास्त्र। ये पहली बार था जब उसने पृथ्वी रैंक कौशल शास्त्र देखा था। एक बार ही अभ्यास करने के बावजूद उन्होंने साधना विधि को समझ लिया। यह उच्च ज्ञान और प्रतिभा होने का लाभ था। चंद्रमा की शक्ति को विश्व बल के साथ मिलाकर साधना की जाती है। साधना की गई शक्ति अत्यंत विषैली और बर्फीली होती है। इसकी आक्रमणकारी शक्ति भी बहुत मजबूत होती है। ये काफी अनोखी बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह साधना करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी नजर दूसरी जानकारी पर केंद्रित कर ली। इससे पहले उसे विश्व के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। चूंकि वह एक योग्य विश्व तत्व मार्शल योद्धा बनना चाहता था, इसलिए उसे यह काम ठीक से करना चाहिए। जानकारी काफी विस्तृत थी। इस बार वांग टेंग भाग्यशाली था। ली रोंगक्सू ने अपने पिता को बचाने के लिए सभी तरह की जानकारी एकत्र की थी। वह बस उसके परिश्रम का फल भोग रहा था। यह एक दुर्लभ अवसर था। जब वह पुस्तक की सामग्री देख रहा था तो अचानक उसने पुस्तक पलटना बंद कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह उसकी आंखों के सामने एक चमक उठी। उसने तुरंत दलदल के नीचे पाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटी निकाली जो जिनसेंग जैसी दिख रही थी। उसने इसकी तुलना किताब में दिए गए विवरण और चित्र से की। ये सही है। ये ब्लैक स्नेक जहरीला जिनसेंग है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने खुद को सिर हिलाकर कहा। ब्लैक स्नेक पॉइजनस जिनसेंग के सांप जैसे जहरीले स्टार जानवरों के लिए कई फायदे थे। यह उनकी साधना में मदद कर सकता था और उनके वंश को मजबूत कर सकता था। बेशक यह एक सामान्य विश्व तत्व मार्शल योद्धा के लिए भी फायदेमंद था। वे या तो इसका सीधे उपयोग कर सकते थे या अपनी साधना का समर्थन करने के लिए डैन की गोलियां बना सकते थे। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक वस्तु थी। वांग टेंग ने जिनसेंग रख लिया और किताब को पढ़ना जारी रखा। उसने दोपहर से लेकर अगले दिन शाम तक इसे पढ़ा। वह अपने कमरे से बाहर कभी नहीं निकला, सिवाय उन मौकों के जब सू लिंगक्सुआन उसे खाने के लिए कहने आए। सौभाग्य से उसका ज्ञान उच्च था और उसकी समझने की क्षमता कमजोर नहीं थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान को याद नहीं रख पाता। फिर भी सारी सामग्री पढ़ने के बाद भी उसे सिर में दर्द महसूस हो रहा था। मुझे अगली बार इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर फटने वाला है। वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने गुण पैनल को देखा। जब उसने बोर्ड को देखा तो उसके मुंह से एक विस्मयकारी शब्द निकला। उसकी नजर दूसरी नौकरी के विवाद पर पड़ी। जहर मास्टर, यह कोई काम है। वांग टेंग चौंक गया। यह बदलाव अप्रत्याशित था। जहर मास्टर, शुरुआती चरण 12/100। वांग टेंग ने खराब आंकड़ों को देखा। उसने अपने दांत पीस लिए और इसे उन्नत स्तर तक बढ़ाने के लिए 600 खाली विशेषताओं को खर्च किया। जहर मास्टर, उन्नत चरण 12/1000। जहर का ज्ञान उसके दिमाग में ऐसे प्रवाहित हुआ जैसे वह कई सालों से उसे पढ़ रहा हो।
वह तुरंत ही जहर विशेषज्ञ बन गया। ये भावना अच्छी है। अगर जहर मास्टर इतना दुर्लभ नहीं होता तो मुझे इसे बढ़ाने के लिए अपनी खाली विशेषताओं को बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ। आखिरकार खाली विशेषताओं को इकट्ठा करना आसान नहीं था। चूंकि मैं पहले ही इसमें निपुण हो चुका हूँ, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं विश्वशास्त्र का अभ्यास शुरू करूँ। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वांग टेंग फिर भी चुपके से बाहर चला गया। विश्व शक्ति केवल विशेष क्षेत्रों में ही विद्यमान होती है और वांग टेंग को केवल एक ही ऐसे स्थान के बारे में पता था। ये कॉक्सकॉम्ब जेड स्केल पायथन का ठिकाना था। वांग टेंग ने अपनी सबसे तेज गति से उड़ान भरी और आधे घंटे बाद हवा से जमीन पर उतरे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके सामने दलदल था। इस जगह पर पहुंचने से पहले ही उसने स्पिरिट फ्लेम घोस्ट प्रो की दृष्टि से वातावरण की जांच कर ली थी। उसे किसी अन्य मनुष्य के होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। याओ यू और उसके अधीनस्थ यहां मर चुके थे। सावधान रहना बेहतर था। जब वांग टेंग दलदल के पास पहुंचा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगा दी और सीधे सबसे गहरे हिस्से तक चला गया। इस जगह के राजा के मारे जाने के बाद कई जहरीले जीव बेचैन हो गए थे। खाली सिंहासन के लिए वे एक दूसरे को मारने लगे। दुर्भाग्य से वे कॉक्सकॉम्ब जेड स्केल पाइथन जितने भाग्यशाली नहीं थे। ब्लैक स्नैक पॉइजनस जिनसेंग को खोने के बाद उनके लिए उन्नत रैंक स्टार जानवर बनना बेहद मुश्किल था। इस प्रकार ये दलदल लंबे समय तक नेतृत्वविहीन रह सकता है। इन जहरीले जीवों ने एक दूसरे का वध कर दिया, इसलिए इस दलदल में जहर और भी ज्यादा बढ़ गया। इस क्षेत्र में जहर की शक्ति भी और भी ज्यादा बढ़ गई। वांग टेंग दलदल के तल पर बैठ गया और अपने चारों ओर की विष शक्ति को चूसने के लिए चंद्र ग्रहण विषशास्त्र पर आधारित साधना पद्धति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा भावर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बीच में वांग टेंग था। पानी सर्पिलाकार हो गया और जहरीली शक्ति की धारें उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। उसी समय दलदल पर चमकती चांदनी अंदर की ओर खींच गई। सतह पर दलदल शांत था। कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही थी। अगले कुछ दिनों तक वांग टेंग हर रात दलदल में साधना करता रहा। उसकी जहरीली शक्ति उग्र रूप से बढ़ गई। एक रात उन्होंने अपनी साधना समाप्त की और संतुष्टि से गुण पैनल को देखा। जहर बल 151/1000 3 सितारा। वह अपने जहर बल के लिए सफलतापूर्वक 3 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया था। अगर वह अब अपने जहर बल को क्रियान्वित करता तो प्रभाव बहुत अधिक मजबूत होता। दलदल से बाहर निकलने से पहले उसने बाहर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपनी आत्मा ज्वाला भूत कौवा की दृष्टि का उपयोग किया। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत सावधान था। वह घात लगाकर हमला करने से बचने के लिए जाने से पहले अपने आसपास का निरीक्षण करता था। उसने हाल ही में किसी को यहाँ आते नहीं देखा था, इसलिए वह आदतन बस देख रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने किसी को संदिग्ध रूप से पास में छिपते हुए देखा। ये वही है। उस आदमी का नाम है यू जिनफू। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया। यह उस समय याओ यू के बगल में खड़ा आदमी था। उसने देखा कि चीजें ठीक नहीं थीं, इसलिए वह जल्दी से भाग गया। इसलिए वांग टेंग और ली रोंगक्सू के पास उसे रोकने का समय नहीं था। हालांकि वह आज स्वेच्छा से जाल में फंस गया। यह आदमी इस समय यहाँ क्यों आया? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने उत्सुकता से मन ही मन सोचा। कोई नहीं जानता था कि यू जिनफू वास्तव में एक जहर तत्व मार्शल योद्धा था। ओह, अभी तक नहीं। अब वह बस जहर प्रतिभा वाला एक व्यक्ति था। निस्संदेह यह एक दुखद कहानी थी। उसके पास जहर बल था, लेकिन उसे जहर बल कौशल शास्त्र नहीं मिल सका। उसके पास कोई भी ऐसा बुजुर्ग नहीं था जो उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हो, इसलिए उसने अपना आधा जीवन बेकार में बिताया और फिर भी जहर तत्व वाला मार्शल योद्धा नहीं बन पाया। हालांकि ये समय की पूरी बर्बादी थी। उन्होंने संघर्ष किया और धीरे धीरे जहर के बारे में सीखना शुरू कर दिया। वह एक जहर मास्टर बन गए। कुछ समय पहले उसने कुछ तरीकों से याओ यू को जाना और ली रोंगक्सू के खिलाफ योजना बनाने में उसकी मदद की। वह ली रोंगक्सू द्वारा एकत्रित किए गए जहर बल कौशल शास्त्रों को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन अंत में वांग टेंग ने अपनी योजना को नष्ट कर दिया। वह अब जहर के ग्रंथों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। वह कई दिनों तक छिपा रहा क्योंकि उसने ली रोंगक्सू और याओ परिवार को उसे खोजने की हिम्मत नहीं दी। वह जानता था कि वे दोनों उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर उसे यांग सिटी को इस तरह छोड़ना पड़ा तो वह अनिच्छुक था।
वह कई दिनों तक छिपा रहा और आखिरकार आज इस दलदल में आने का फैसला किया। वह जानता था कि कॉक्सकॉम जेड स्केल पायथन मारा गया था, इसलिए ये जगह अब खतरनाक नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि कॉक्सकॉम जेड स्केल पायथन की मांद में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होनी चाहिए। ये वह वस्तु हो सकती है जिसकी उसे तलाश थी। मुझे उम्मीद है कि ली रोंगक्सू और उस युवक को यह नहीं मिला होगा। यू जिनफू ने अच्छे की उम्मीद की और दलदल के किनारे आ गया। उसने एक गोली निगल ली और अपने शरीर पर कुछ गहरे हरे रंग का मरहम लगाया। फिर उसने एक पारदर्शी एयरबैग निकाला और उसे अपने सिर पर लपेट लिया। यह एक एयरटाइट हेलमेट जैसा दिख रहा था। पूर्वजों, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। सारी तैयारियां करने के बाद उसने गहरी सांस ली, दांत पीसकर दलदल में छलांग लगा दी। यू जिनफू एक जहर मास्टर था और दलदल की गहराई में प्रवेश करने में सक्षम था, लेकिन अंदर की कठिनाइयों ने उसे कई कष्ट दिए। दलदल के तल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। नीचे दी गई तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। उसे सब कुछ तभी साफ दिखाई दे रहा था जब वह पास था। उसने अपने सामने एक मानव आकृति देखी। यू जिनफू तुरंत कांप उठा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। तू उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस दलदल में होगा। और ये शैतान युवक ही था जिसने उसकी योजना बिगाड़ दी थी। हालांकि यू जिनफू अविश्वसनीय रूप से चालाक था। जैसे ही उसने कुछ गड़बड़ देखी, वह पीछे मुड़ गया और भागना चाहता था। लेकिन अपनी गति के कारण वह वांग टेंग से भाग नहीं सका। तुम क्यों भाग रहे हो? वांग टेंग ने अपना शरीर हिलाया और यू जिनफू के सामने आ गया। उसने उसका रास्ता रोक दिया। तुम इंसान हो या भूत? यू जिनफू ने डरते हुए पूछा। हालांकि उसके पास जहर वाली शक्ति नहीं थी, फिर भी उसके सिर पर पारदर्शी हेलमेट था। वह सांस ले पा रहा था और आवाजें निकाल पा रहा था। बेशक मैं एक इंसान हूँ। वांग टेंग ने दिलचस्पी से उसकी शक्ल देखी। वह मुस्कुराया, अपने डरावने सफेद दांत दिखाते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब यू जिनफू ने उसके मासूम चेहरे को देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसे पता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए वह शर्मिंदगी में मुस्कुराया और ईमानदारी से जवाब दिया, कुछ नहीं। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या मैं भाग्यशाली हो सकता हूँ। आप इसे ही ढूंढ रहे होंगे, है ना? वांग टेंग ने जहरीली जिनसेंग निकाली और मुस्कुराते हुए कहा। यू जिनफू के दिल में कड़वाहट थी। ठीक है, अब उसके पास कोई मौका नहीं था। NOWAIL.C ओम यांग सिटी अकादमी। यू जिनफू ने वांग टेंग के हाथ में काले सांप के जहरीले जिनसेंग को देखा और जान गया कि अब उसके पास इसे पाने का कोई मौका नहीं है। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि अब उसका क्या अंत होगा, क्योंकि वह इस शैतान युवक के हाथों में पड़ चुका था। उसे अचानक उन योद्धाओं की याद आई जो जमीन पर धंसे हुए थे। जब वह भाग रहा था तो उसने उन्हें देखा था। वह खुद को कांपने से नहीं रोक सका। यू जिनफू के चेहरे पर दर्द भरा भाव था। उसने दांत पीसते हुए पूछा, मुझे जाने देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जिज्ञासा है, आपके पास क्या योग्यताएं हैं? वांग टेंग ने दिलचस्पी से पूछा। मेरी एकमात्र क्षमता जहर है, यू जिनफू ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो आप एक जहर मास्टर हैं। कोई आश्चर्य नहीं। वांग टेंग को ज्ञान हो गया। उसने पूछना जारी रखा, आप किस स्तर पर हैं? मैं देश भर में यात्रा करता रहा हूं और बहुत सी चीजें सीखी हैं। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं एक उन्नत चरण का विश्व मास्टर बन गया। यू जिनफू अपनी विशेषता के बारे में बात करते समय थोड़ा घमंडी था। उसने दावा किया कि वह भाग्यशाली था, लेकिन वास्तव में उसे लगा कि उसने आज अपनी सारी उपलब्धियां अपनी प्रतिभा के कारण प्राप्त की हैं। वांग टेंग ने सोचा कि उसके तरीके थोड़े अपरंपरागत थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी और शांति से कहा, हालांकि आप थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन आपके लिए एक उन्नत चरण के जहर मास्टर बनना वास्तव में एक उपलब्धि है। यू जिनफू इस छोटे लड़के को अज्ञानी होने के लिए डांटना चाहता था। हालांकि वह वांग टेंग से एक एहसान मांग रहा था, इसलिए उसे उसके सामने झुकना पड़ा। उसने अजीब तरह से कहा, यह उल्लेख करने लायक नहीं है। क्या हुआ? तुम 3 दिन में जो कुछ भी सीखोगे वह सब मुझे सिखा दोगे। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वांग टेंग ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो। भले ही जहर रून या कीमिया की तरह व्यापक और गहरा न हो, फिर भी यह एक आसान क्षेत्र नहीं है। 3 दिनों में सब कुछ सीखना असंभव है। हो सकता है कि तुम इसे 3 साल में न कर पाओ, 3 दिन तो दूर की बात है। यू जिनफू ने अपने दिल में चुपके से अपनी आंखें घुमाईं।
उसे लगा कि यह युवक वाकई अज्ञानी है जो ऐसी बात कह रहा है। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन में आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे सिखा दीजिए। मैं सीखूं या न सीखूं, यह मेरा काम है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वान टेंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सच में, यू जिनफू की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा था तो उससे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। भले ही वह 3 दिनों में सीखी गई सारी बातें सुना दे, लेकिन युवक शायद एक भी बात नहीं समझ पाएगा। तुम पहले से ही मेरे हाथों में हो, मुझे तुमसे झूठ क्यों बोलना है? वान टेन के होठों के किनारे पर मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उस स्थिति में मैं कोशिश कर सकता हूँ। यू जिनफू ने अपने दिल में आह भरी और सिर हिलाया। अच्छा, एक बुद्धिमान व्यक्ति भाग्य के आगे झुक जाता है, वान टेन ने कहा। वे दलदल से एक साथ निकले। रास्ते में यू जिनफू को और भी अधिक घबराहट महसूस हुई। वह एक उन्नत चरण का जहर मास्टर था, लेकिन उसे इस दलदल में यात्रा करने के लिए सभी तरह के तरीकों का उपयोग करना पड़ा। फिर भी यह उसके लिए अभी भी असुविधाजनक था। दूसरी ओर वान टेन जमीन पर चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस युवक ने ली रोनगक्सू को उसके विषशास्त्र के लिए बचाया होगा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये युवक अवश्य ही विष तत्व वाला योद्धा होगा। यू जिनफू हैरान था, साथ ही उसे ईर्ष्या भी हो रही थी। उसने अपनी आधी जिंदगी जहर की किताब की तलाश में बिताई थी। हालांकि इस छोटे बच्चे को पहले ही एक किताब मिल गई थी। तुलना करने से लोग वाकई नाराज हो जाते थे। इसके अलावा वह जानता था कि इस युवक के पास सिर्फ जहरीली शक्ति ही नहीं थी। वह बर्फ और आग के तत्वों वाला एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा था। भगवान अन्यायी है। ये युवक त्रिगुणात्मक प्रतिभा वाला है। उसका उपहार असाधारण है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बारे में क्या? उसने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया और मुश्किल से एक उन्नत चरण का विश्व मास्टर बनने में कामयाब रहा। एक असली मार्शल योद्धा के सामने वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आसानी से मारा जा सकता था। उसे आज तक जीवित रहने के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत थी। जब वह अपने विचारों में मग्न था, तभी उसके सामने बैठे युवक ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम में विष तत्व की प्रतिभा होनी चाहिए, है न? यह एक प्रश्न था, लेकिन उनका स्वर दृढ़ था। यू जिनफू को लगा कि छिपाने के लिए पहले से ही कुछ नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। तुम इस उम्र में केवल विष तत्व वाला शास्त्र ही खोज पाए। हालांकि मैंने तुम्हारी योजना को बाधित किया और इसे तुमसे छीन लिया। तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। युवक की धीमी हंसी सुनकर यू जिनफू को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से जवाब दिया, मेरे पास कोई मार्शल आर्ट साधना नहीं है, इसलिए मैं इसे केवल चालों का उपयोग करके प्राप्त कर सकता हूँ। मैं जहर शास्त्र नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करता। आप आसमान में बादल हैं जबकि मैं जमीन पर कीचड़ हूँ। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। ओह, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर यह भावना है, वान टेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। यू जिनफू, ठीक है, देखो तुम कितने डरे हुए हो। वान टेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ली रोनगक्सू से मुझे जो शास्त्र मिला है उसे चंद्र ग्रहण विष शास्त्र कहते हैं। यह एक पृथ्वी श्रेणी का निम्न श्रेणी का शास्त्र है। पृथ्वी रैंक। ये सुनते ही यू जिनफू की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे लगा कि वह कुछ 100 मिलियन से चूक गया है। मैं तुम्हें ये जहरीला शास्त्र दे सकता हूँ। वान टेंग ने उसकी ओर देखा। उसने उस पर अपना आपा खोने के लिए नहीं हंसा। यह एक समझ में आने वाली प्रतिक्रिया थी। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? यू जिनफू ने अपने दिल में आश्चर्य को दबाते हुए पूछा। उसने मुंह में लार भर ली। यह आप पर निर्भर करेगा। अगर मैं आपके द्वारा चुकाई गई कीमत से संतुष्ट हूँ, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको धर्मरत्न दे दूंगा, वान टेंग ने कहा। यू जिनफू की नजरें तेजी से चमक उठी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचना है। वान टेंग ने सिर हिलाया। तुम मुझे अपना पता बता सकते हो। जब मैं खाली होऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर उधर मत भागना। ओह हाँ, मेरा नाम वान टेंग है। ठीक है। यू जिनफू मुड़ा और चला गया। NWBJNN एड्स बाय पब फ्यूचर अकादमी। जब वान टेंग रून समाज में वापस गया तो उसने देखा कि सु लिंगक्सुआन बाहर जा रही है।
उसने उससे पूछा और पता चला कि उसे पढ़ाई के लिए स्कूल वापस जाना होगा। वह हैरान था। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या धरती पर भी ऐसा कुछ नहीं है? इसे क्या कहते हैं? सु लिंगक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर खुजलाया। अचानक उसे नाम याद नहीं आया। वह जानती थी कि वांग टेन पृथ्वी से आया था। स्कूल। वांग टेन अवाक रह गया। वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ओह ठीक है, स्कूल। क्या आपके पास भी स्कूल नहीं है? सु लिंगक्सुआन ने पूछा। वांग टेन ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई के लिए अकादमी जाने की क्या जरूरत है। मैं केवल मास्टर से रूनों के बारे में सीख सकता हूँ। मुझे अकादमी में अन्य चीजें सीखनी है, सु लिंगक्सुआन ने उत्तर दिया। वांग टेन ने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ चलकर देखना चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। तुम क्या करना चाहते हो? सु लिंगजुआन ने सतर्कता से उसकी ओर देखा। तुम्हारी निगाहें किस ओर लगी हैं? मैं तो बस तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। वांग टेन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। सु लिंगक्सुआन ने आंखें घुमाई और चली गई। वांग टेन भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। यांग सिटी अकादमी। इस अकादमी का नाम सीधा साधा था। चूंकि यह यांग शहर में स्थित थी, इसलिए इसे यांग सिटी अकादमी कहा जाता था। एक बार जब कोई बच्चा उपयुक्त आयु तक पहुंच जाता है, चाहे वह औसत या कुलीन परिवार से हो, वह अध्ययन के लिए यांग सिटी अकादमी में प्रवेश ले सकता है। अकादमी में सभी प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता था, जिसमें कला, साहित्य, संगीत, रून, लोहारी, कीमिया, मार्शल आर्ट और कई अन्य विद्याएं शामिल थीं। अकादमी में बहुत से ऐसे छात्र थे जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। सभी अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रतिभाएं थीं जो बाहर प्रसिद्ध थीं। रास्ते में सु लिंगक्सुआन ने वांग टेन को यांग सिटी अकादमी के इतिहास और वर्तमान स्थिति से परिचित कराया। एक साथ आओ। यांग सिटी अकादमी। वांग टेन सु लिंगक्सुआन के पीछे अकादमी में गया। परिसर में कई शानदार इमारतें थीं। उनके ठीक सामने एक हरे रंग की पत्थर की पट्टिका थी जिस पर यांग सिटी अकादमी लिखा हुआ था। ये प्राचीन और मौसम से प्रभावित लग रहा था, जाहिर है इसका इतिहास बहुत पुराना है। अकादमी के दरवाजे खुले थे और कोई भी अंदर आ सकता था। वास्तव में हर दिन बहुत से लोग स्कूल के माहौल की प्रशंसा करने आते थे। यांग सिटी अकादमी को प्रतिभाओं के प्रजनन के लिए पालना के रूप में भी जाना जाता था। समय के साथ कई प्रतिभाशाली छात्र इसके द्वार से बाहर निकल गए। कुलीन परिवारों के सभी वंशजों को यहाँ अध्ययन के लिए भेजा गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह संस्थान कितना शक्तिशाली था। स्कूल में कोई भी उत्पात मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इसलिए उन्हें विशेष निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वांग टेन ने अपने आसपास घूमते फिरते छात्रों को देखा। सबसे छोटा 12 साल का था, जबकि सबसे बड़ा 25 साल का था। यह एक युवा और जीवंत जगह थी। अकादमी कितने सालों से चल रही है? वांग टेन ने उत्सुकता से पूछा जब वह सु लिंगक्सुआन के साथ गेट से अंदर जा रहा था। उसने अपने आसपास की पुरानी दिखने वाली इमारतों को देखा। 3000 साल से भी अधिक, सु लिंगक्सुआन ने गर्व से उत्तर दिया। 3000 साल। वांग टेन अवाक रह गया। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। चूंकि यह आज तक टिकी हुई है, इसलिए इसने वर्षों में कई तूफान झेले होंगे। ये कल्पना करना कठिन है ना? यह अकादमी तब से अस्तित्व में है जब से यांग शहर का निर्माण हुआ था। अन्य शहरों में भी अपनी अकादमियां हैं, सु लिंगक्सुआन ने कहा। मैं देख सकता हूं कि आपका साम्राज्य प्रतिभाओं को बहुत महत्व देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1000 से ज्यादा सालों तक खड़ा रह पाया है, वांग टेन ने कहा। ये सही है। हमारा साम्राज्य प्रतिभाओं के बारे में बहुत सोचता है। उन्होंने प्रतिभाओं के लिए कई महत्वपूर्ण रैंकिंग भी स्थापित की है। युवाओं के पास एक प्रतिभाशाली रैंकिंग है, जो 30 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं उनके पास एक प्रतिभा रैंकिंग है, और एक सामान्य रैंकिंग है जहां केवल जनरल ही प्रवेश कर सकते हैं। सब कुछ किसी की क्षमता पर आधारित है। वे सभी शक्तिशाली योद्धा हैं। रून मास्टर्स, लोहारों और कीमियागरों के लिए भी ऐसी ही रैंकिंग है। उदाहरण के लिए, हमारे जैसे रून मास्टर्स के पास एक रून मास्टर रैंकिंग है। रैंक में प्रवेश करना हमारे जैसे रून मास्टर्स के लिए गौरव का मतलब है। शीर्ष 10 रून मास्टर्स सभी महान हस्तियां हैं। इसके अलावा रैंकिंग में पहला स्थान साम्राज्य में एकमात्र ग्रैंड मास्टर स्टेज रून मास्टर है। सु लिंगक्सुआन ने ये कहते हुए एक लालसा भरी नजर से देखा। वांग टेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यांग सिटी अकादमी में किसी ने गिफ्टेड रैंकिंग में प्रवेश किया है?
बेशक, यांग सिटी अकादमी साम्राज्य के शीर्ष स्कूलों में से एक है। हमारे पास गिफ्टेड रैंकिंग में 10 से अधिक लोग हैं। सु लिंगक्सुआन ने गर्वित सफेद हंस की तरह अपनी लंबी गर्दन उठाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे ऊंची रैंक क्या है? वांग टेंग ने फिर पूछा। वरिष्ठ बहन डोनफेंग यू गिफ्टेड रैंकिंग में 10वें नंबर पर हैं। जब सु लिंगक्सुआन ने उनके बारे में बात की तो उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। केवल 10 नंबर। वांग टेंग ने सोचा था कि उनकी रैंकिंग ऊपर होगी, लेकिन वे बड़ी मुश्किल से शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सफल रहे। केवल। सु लिंगजुआन ने उसे आश्चर्य से देखा, जैसे उसने कुछ हास्यास्पद सुना हो। कितनी अहंकारपूर्ण टिप्पणी है। इसी समय एक दुखद ध्वनि ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। वांग टेंग ने मुड़कर देखा तो उसके बाईं ओर कुछ लोग खड़े थे। हो सकता है कि जब वे उसके पास से गुजरे तो उन्होंने उसकी बात सुनी हो और वे वहीं रुक गए हों। बोलने वाला व्यक्ति समूह का नेता था। वह करीब 20 साल का एक युवक था। युवक अपने दोस्तों के साथ चला गया और सु लिंगजुआन से पूछा, जूनियर सु, क्या यह आपका दोस्त है? वरिष्ठ जियाशान, हाँ, वह मेरा दोस्त है। वह थोड़ा सीधा है, लेकिन उसके कोई बुरे इरादे नहीं है। उसने जो कहा उस पर ध्यान मत दो, सु लिंगक्सुआन ने जल्दी से जवाब दिया। वह सीनियर सिस्टर डोनफेंग के बारे में बुरी बातें बोलता है। आपका दोस्त बेहद अज्ञानी है, जियाशान ने मजाक उड़ाया। क्या मैं अभी आपसे बात कर रहा था? वांग टेंग ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। तो क्या हुआ अगर तुम नहीं थे? जियाशान ने भौहें सिकोड़ी। फिर तुम मुझे क्यों टोक रहे हो? वांग टेंग ने उसे तिरस्कार से देखा। उसने मुड़कर सु लिंगक्सुआन से पूछा, क्या यांग सिटी अकादमी के सभी छात्र उसके जैसे ही अपमानजनक हैं? सु लिंगक्सुआन के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, हर बार जब वह इस आदमी को बाहर लाएगी तो मुसीबतें आएंगी। उसकी अंतर्ज्ञान सही था। बकवास। जियाशान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह क्रोधित था। तुम्हें यांग सिटी अकादमी में परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। वांग टेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये वाक्य मेरे लिए स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पर्याप्त है। आपने हमारे स्कूल के सबसे बेहतरीन छात्र का मजाक उड़ाया। इस स्कूल के एक सदस्य के रूप में मैं आप जैसे अज्ञानी व्यक्ति को बकवास करने की इजाजत नहीं दूंगा। जियाशान के चेहरे पर भाव बदलते हुए उसने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने उसे कब अपमानित किया? वांग टेंग अवाक रह गया। क्या ये वही महान चाटुकार था? उसका दिमाग कैसे काम करता था? बहाने बनाने की कोशिश मत करो। हमने अभी जो तुमने कहा वह सुना। तुम्हें पता है कि तुम अपने दिल में हमारे सीनियर का मजाक उड़ा रहे हो या नहीं? जियाशान ने कहा। ये सही है, हम सब ने सुना। आपकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि आपको हमारे सीनियर डोनफेंग को नीची नजर से देखने का क्या अधिकार है। तुम कोई देहाती आदमी होगे, है न? तुम अज्ञानी हो, इसलिए तुम सिर्फ बकवास ही कह सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी है और हर तरह के लोगों से भरी हुई है। क्या मजाक है? जियाशान के पीछे खड़े छात्र उसकी बातें सुनकर उससे सहमत हो गए। वे उसकी निंदा करने लगे, मानो उसने कोई बुरा काम किया हो। चलो जल्दी से चले जाओ। सु लिंगक्सुआन ने वांग टेंग को खींच लिया और जाना चाहती थी। उसे लगा कि वांग टेंग थोड़ा सीधा था, लेकिन यह एक अनजाने में हुई गलती थी। वह अपने सीनियर को नीची नजर से नहीं देख रहा था। हालांकि ये लोग उसे जाने नहीं देना चाहते थे। वे सीनियर डोनफेंग के प्रशंसक होंगे और उसके बारे में कोई भी बुरा शब्द नहीं सुन सकते थे। उनकी तंग करने की आदत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था जितना संभव हो सके भाग जाना। कोई जल्दी नहीं है। वांग टेंग ने धीरे से सु लिंगक्सुआन की पकड़ से खुद को मुक्त किया। वह उदासीन रहा और बोला, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे सामने जो बेतुकी बातें कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा क्या इरादा है। बेहतर होगा कि तुम अभी मेरी नजरों से दूर चले जाओ। वह चाहता है कि हम बाहर निकल जाएं। यह आदमी बहुत घमंडी है। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाएंगे तो वह अपने बारे में बहुत अधिक सोचेगा। सबके चेहरे काले पड़ गए और वे चिल्लाने लगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हें आज हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा, जियाशान ने सख्त चेहरे से कहा। तुम्हें अपने लिए मुसीबत क्यों ढूंढनी है? वांग टेंग ने आह भरी। उसने अपना सिर झुकाया और सु लिंगक्सुआन से पूछा, क्या तुम यांग सिटी अकादमी में लोगों को मार सकते हो? आप कर सकते हैं। जब तक दोनों पक्ष तैयार हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। सु लिंगक्सुआन ने अपनी आवाज कम की और आगे कहा, इसे भूल जाओ।
जिया शान 3 सितारा सैनिक स्तर पर है। वह काफी मजबूत है। कुछ शब्दों पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चोट लग सकती है। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। 3 स्टार सैनिक स्तर। क्या वह बहुत मजबूत था? एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम मुझे मारना चाहते हो? जिया शान मुस्कुराया। हर कोई, वो मुझे मारना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे मारना चाहिए? वांग टेंग ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। क्या तुम्हें अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा है? जिया शान ने मजाक किया। तुम इतने अधीर क्यों हो? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं तुम्हें अकेले नहीं मारना चाहता, मैं तुम सभी को मारना चाहता हूँ। तुम सब एक साथ आ सकते हो। मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे लड़ने से डरते हो। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे सहमत हो जाओ। मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक उसके माता पिता उसे पहचान नहीं लेते। नोव LBJNN। वांग टेन की बातों से सभी का गुस्सा भड़क उठा। वे सभी गुस्से में थे और वांग टेन को सबक सिखाना चाहते थे। चूंकि तुम पिटाई की तलाश में हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, जिया शान ने आक्रोश से कहा। हालांकि वह असाधारण रूप से शांत लग रहा था। उसे नहीं लगता था कि वांग टेन कोई खतरा था क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। वह अभी अभी 20 साल का हुआ था, फिर भी वह पहले से ही 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। वह यांग सिटी अकादमी में सबसे बेहतरीन छात्रों में से एक था। क्या आप तैयार हैं? वांग टेंग ने पूछा। जाओ, उसे मारो। जैसे ही जिया शान ने बोलना समाप्त किया, वांग टेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक बार जब चीजें असहनीय हो गईं, तो इसे और सहन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह इन अभिमानी छात्रों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसके शरीर में अग्नि शक्ति सक्रिय हो गई थी। यह उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई और वह पलक झपकते ही भीड़ की ओर बढ़ गया। ये बंदा। सु लिंगक्सुआन की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने वांग टेंग को एक्शन में देखा था। हालांकि उसने दूसरे छात्रों के साथ लड़ाई शुरू नहीं की थी, लेकिन उसने पहले ही एक शक्तिशाली आभा छोड़ दी थी। जिया शान और अन्य लोग भी वांग टेंग के शरीर पर शक्तिशाली आभा महसूस कर सकते थे। उनके हाव भाव बदल गए और अब वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पाए। 3 लोग आगे बढ़े और उनके शरीर से उनकी शक्ति बाहर निकल आई, क्योंकि उन्होंने वांग टेंग के हमले का स्वागत किया। हटो! वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी कसी और एक हिंसक हवा की लहर उन तीनों पर गिरी। वे अपने पैरों से उछल पड़े। बैंग बैंग बैंग। तीनों आकृतियां अलग अलग दिशाओं में गिरी और जमीन पर गिर गईं। वांग टेंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह जिया शान की ओर बढ़ता रहा। जिया शान गंभीर हो गया। उसके शरीर से पृथ्वी की शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसका आकार लंबा और बड़ा हो गया। जब वह आगे बढ़ा तो शक्ति भयावह थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत से जमीन हिल रही है। उसने अपनी विशाल भुजाएं वांग टेंग पर पटक दी। मरना, टकराना। एक धीमी सी आवाज ने दर्शकों को डरा दिया। एक आकृति उड़ी और हवा में ही खून उगलने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह जिया शान था। उसके सबसे अच्छे दोस्तों का अंततः उपयोग किया जा सकता है। जिया शान अपने चेहरे पर अविश्वास का भाव लिए हवा में ही पीछे की ओर उड़ गया। वह पहले बहुत गर्वित और आत्मविश्वासी था, फिर भी अंत में वह वांग टेंग के सामने एक कदम भी नहीं टिक सका। ये कैसे संभव हुआ? लेकिन ये सच था। अभिमानी छात्रों के समूह में केवल कुछ ही लोग बचे थे। जब उन्होंने देखा कि जिया शान हार रहा है, तो वे वहीं रुक गए और अनजाने में पीछे हटने लगे। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि उसने कहा था कि वह उन सभी से लड़ना चाहता है, इसलिए उसे अपना वादा निभाना होगा। उनमें से कोई भी भागने वाला नहीं था। बैंग बैंग बैंग। इलाके में तेज और धीमी टक्करों की आवाजें गूंज रही थीं, साथ ही दर्द भरी चीखें भी। बीच में वांग टेंग के साथ छात्र सभी दिशाओं में उड़ गए। उनके चेहरे बुरी तरह से जख्मी थे और वे दर्द से रो रहे थे। मौन। भीड़ एकदम शांत थी। वांग टेंग और जिया शान की लड़ाई सिर्फ कुछ सेकंड तक चली थी। जिया शान और उसके दोस्त सभी हार गए थे। ये थोड़ा अवास्तविक लगा और वह बहुत हिंसक था। वांग टेंग ऊपर से तो हानिरहित लग रहा था, लेकिन वह अपने कामों में क्रूर और हिंसक था। इससे बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हुआ। सु लिंगक्सुआन ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। उसने वांग टेंग को बिल्कुल नई रोशनी में देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप निश्चित हैं कि आप एक रन मास्टर हैं?
एक रनमास्टर जिसके पास इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट क्षमता है। भाई, तुम्हारा रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। वांग टेंग ने सबकी निगाहों को अनदेखा कर दिया। वह अचानक मुड़ा और जिया शान की ओर बढ़ा। कुछ छात्र उसे उठाने में मदद कर रहे थे, लेकिन वे अपने आप ही दूर चले गए। उनके चेहरों पर डर था। इस आदमी से निपटना आसान नहीं था। तुम क्या चाहते हो? जिया शान के चेहरे पर भाव बदल गए। जैसे ही वांग टेंग उसकी ओर बढ़ा, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह भाग जाना चाहता था। इस समय उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतना ताकतवर है तो वह अपना मुंह कभी नहीं खोलता। वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना शरीर हिलाकर जिया शान के पास आया और उसका पैर पकड़ लिया। मुझे जाने दो। जिया शान ने वांग टेंग की आंखों में कुछ देखा। वह इतना डर गया था कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। उसकी आवाज अचानक तीखी हो गई थी। हालांकि वांग टेंग की पकड़ धातु की जंजीर की तरह थी। उसने अपने टखने को कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहें घुमाई। जिया शान को रेत के थैले की तरह जमीन पर पटक दिया गया। धमाका। उनके आसपास के लोग हैरान थे और उनकी पलकें झपक रही थीं। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं देखा था। वे उसे किसी भी तरह से रोकने से डर रहे थे। अगर तुम चाटुकार बनना चाहते हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे उकसाओ मत, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और जिया शान को 2 बार और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। टकराना। जिया शान का शरीर एक मृत वस्तु की तरह जमीन पर गिर गया। उसने एक हल्का धमाका किया और रुकने से पहले कुछ बार लुढ़का। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहां खड़े लोगों के दिल कांप उठे। जिया शान ने कुछ बार संघर्ष किया और मुश्किल से जमीन से ऊपर चढ़ा। उसकी निगाहों में डर था। उसने वांग टेंग की आंखों में भी नहीं देखा और लथपथ हालत में भाग गया। दूसरे छात्र जो पहले वांग टेंग पर चिल्ला रहे थे, वे पहले ही गायब हो चुके थे। जब जिया शान का विशेष रूप से ख्याल रखा गया तो उन्होंने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए बोलना तो दूर की बात थी। वांग टेंग ने जमीन पर नजर डाली। पृथ्वी बल तारांकन 2-5, अग्नि बल तारांकन 10, स्पिरिट तारांकन 3 NO12B-IN.CO, जल बल तारांकन 1-2। उसने उन्हें उठा लिया। वे सभी सामान्य विशेषता वाले बुलबुले थे। वांग टेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो चलें। वह अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद तरोताजा महसूस करते हुए सु लिंगक्सुआन के पास गया। उसका चेहरा भी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई छोटा और महत्वहीन काम किया हो। हालांकि जब सु लिंगक्सुआन ने यह आवाज सुनी तो वह चौंक गई। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, हालांकि वह निर्लज और बोल्ड थी, वह उसकी छोटी बहन भी थी। उसने उसे नाराज भी नहीं किया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, अगली बार बोलने से पहले मुझे याद दिलाना। तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। वांग टेंग अवाक रह गया। बोलने से पहले उसे याद दिलाना था। उसे ऐसा कैसे करना चाहिए था? यह मांग थोड़ी अपमानजनक थी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना, वरिष्ठ भाई, सु लिंगक्सुआन ने हंसते हुए कहा। उसने अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके वांग टेंग को धक्का दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा तो तुम मुझे सुंदरियों से मिलवाओगे। तुमने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम सपना देख रहे हो। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। देखो तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें आज यहाँ सुंदरियों से मिलवाने के लिए लाया हूँ। स्कूल में मेरे कई दोस्त हैं और वे सभी सुंदर हैं। तुम उनमें से किसी एक को चुन सकती हो। सु लिंगक्सुआन ने बिना पलक झपकाए अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को धोखा दिया। अगर मैं आकर देखना नहीं चाहता होता तो आप मुझे यहाँ नहीं लाते, वांग टेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। विवरण महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह परिणाम है न? चूंकि तुम यहाँ हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ सुंदरियों से मिलवाऊंगा। क्या ये सबसे अच्छा परिणाम नहीं है? आओ अब और मत बोलो, मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा। सु लिंगक्सुआन की पुतलियां उसकी आंखों के चारों ओर घूम गईं। उसने वांग टेंग की क्षमता देखी थी, इसलिए वह उसे जितना संभव हो सके उतना कसकर गले लगाना चाहती थी। आखिरकार उसकी सबसे अच्छी दोस्त का इस्तेमाल किया जा सकता था। यांग सिटी अकादमी में महिला छात्राएं उच्च गुणवत्ता वाली हैं, वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा।
बेशक यहाँ के ज्यादातर छात्र कुलीन परिवारों से आते हैं। उनके रक्तवंश उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनकी शक्ल सूरत भी अद्भुत है। सु लिंगक्सुआन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ओह ठीक है, जिया शान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीनियर सिस्टर डोनफेंग के कई प्रशंसक हैं, खासकर पुरुष प्रशंसक। वे किसी को भी उसके बारे में बुरा बोलने नहीं देंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब वे खेती कर सकते थे तो वे ऐसे बेकार काम क्यों कर रहे हैं? वांग टेंग ने उपहास किया। क्या डोनफेंग यू को इस बारे में पता है? वरिष्ठ डोनफेंग को पता है और उन्होंने कई बार इस बारे में बात की है, लेकिन उनके प्रशंसक ऐसा करना जारी रखते हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना है। वो उन्हें पीट नहीं सकती थी, है ना? सु लिंगक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसे भी लगा कि ये लोग थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए। यांग सिटी अकादमी बहुत बड़ी थी। अकादमी में गहराई से जाने पर वांग टेंग ने देखा कि सभी इमारतें अपने अपने तरीके से अनोखी थीं। उनके अलग अलग उपयोग थे। वांग टेंग ने एक प्रांगण में पहुंचने से पहले काफी देर तक सु लिंगक्सुआन का पीछा किया। ये छात्रावास है। मैं कभी कभार यहाँ रहने के लिए आती हूँ। सबसे पहले मेरे लिए कक्षा में जाना सुविधाजनक है और दूसरा मैं ज्यादा दोस्त बना सकती हूँ। कुलीन परिवारों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना सामान्य बात है, सु लिंगक्सुआन ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ये स्थिति पृथ्वी पर भी हुई। कुलीन परिवारों के वंशज ज्यादातर दूसरी या तीसरी पीढ़ी के थे। वे छोटी उम्र से ही सभी तरह के सामाजिक आयोजनों में भाग लेते थे ताकि वे अपना नेटवर्क बढ़ा सकें। उसने पहले भी यही तरीका अपनाया था। हालांकि पुनर्जन्म के बाद उसने कई चीजों को छोड़ दिया और बहुत ज्यादा मांगना बंद कर दिया। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके साथ अंतरंग होना उचित हो। साथ ही उसने जो रास्ता चुना था उसके कारण अगर वह काफी मजबूत होता तो वह जो चाहे पा सकता था। चाहे वह दिखावा हो या ईमानदारी, एक बार शक्तिशाली हो जाने पर वह सब कुछ नजरअंदाज कर सकता था। लड़के कहाँ हैं? मैं सिर्फ जवान औरतों को ही देखता हूँ, वांग टेंग ने पूछा। उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह महिलाओं का छात्रावास है, सु लिंगक्सुआन ने उदासीनता से कहा। यह सही नहीं है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी, लेकिन वह धर्मी बना रहा। कोई बात नहीं, तुम बाहर इंतजार कर सकते हो। मैं उन्हें बुला लूंगा। वे सभी इस समय यहाँ होने चाहिए। हम बाद में साथ में खाना खा सकते हैं, सु लिंगक्सुआन ने कहा। वांग टेंग, अरे यह उससे अलग है जो मैंने सोचा था।